सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। विभिन्न कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में अक्सर तनातनी होती रहती है और टकराव होता रहता है। कई कानूनों को लेकर जैसे कि नागरिकता कानून और कृषि कानून के विरोध में विभिन्न राज्य सरकार विधानसभा में बिल पारित करा चुके हैं। हालांकि यह अलग बात है कि उसको अभी केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। अब एक नया टकराव केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच में उत्पन्न हो गया है और तमिलनाडु सरकार ने उस कानून को लेकर केंद्र सरकार के सामने खड़ा हो गया है सीना तान के, और वो है नीट प्रवेश परीक्षा को लेकर। नीट परीक्षा को लेकर तमिलनाडु सरकार ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है केंद्र सरकार के विरोध में। बीते 13 सितंबर को विधानसभा में इसके विरोध में बिल पारित किया गया और ये बिल ये पारित किया गया कि नीट परीक्षा से तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु राज्य खुद को अलग कर ले। सत्ता पक्ष के अलावा कई दलों के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल AIADMK ने भी इस बिल का समर्थन किया और इस बिल को विधानसभा में पास कर दिया गया। हालांकि AIADMK के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में वॉकआउट किया। फिलहाल विधानसभा में, तमिलनाडु के विधानसभा में इस बिल को पारित तो कर दिया गया, लेकिन अभी ये पास नहीं हो सके, मतलब इसको लागू नहीं किया सकता, क्योंकि जब तक कि राष्ट्रपति की मोहर इस पर नहीं लग जाती तब तक कि इस पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब तमिलनाडु सरकार चाहेगी कि इस बिल को राष्ट्रपति से की मोहर लग जाए, ताकि तमिलनाडु सरकार नीट परीक्षा का जो नियम है उससे वो बाहर हो सके। हालांकि इसी प्रकार का प्रस्ताव 2019 में भी लाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार से अर्थात राष्ट्रपति से इसको मंजूरी प्राप्त नहीं हो सकी थी। दरअसल आपको याद होगा वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश में मेडिकल की परीक्षा एक साथ होनी चाहिए और इसको नीट का नाम दिया गया था। उस समय ये नहीं अंदाज़ा था कि आखिर इसका कितना प्रतिकूल प्रभाव छात्र छात्राओं के ऊपर पड़ेगा, या जो सपना देख रहे हैं मेडिकल का, डॉक्टर बनने का, उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाज़ा भी किसी को नहीं था। 2016 के पहले ही साल में तमिलनाडु में S अनीता, जो कि एक गरीब परिवार के से ताल्लुक़ रखती थी, उसके पिता एक किसान थे, उस लड़की का सपना था कि वो डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे। वो उस समय तमिलनाडु की बोर्ड परीक्षा में उसे 98.6% नंबर भी हासिल किया था, लेकिन नीट परीक्षा में वो पार नहीं कर सकी। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी गई और उसने कहा कि गरीबों के लिए नीट परीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि वो महंगी कोचिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इसको समाप्त किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका को खारिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि S अनीता ने आत्महत्या कर लिया। उसकी ये आवाज़ जब बुलंद हुई तो एक प्रतीक बन गया तमिलनाडु में नीट परीक्षा के विरोध प्रदर्शन का एक प्रतीक S अनीता बनकर उभरी सामने, और पूरे प्रदेश में नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दरअसल तमिलनाडु में शुरुआत 2016 से पहले जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा थी, वहाँ उसमें नीट किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी, बल्कि इंटरमीडिएट में जो नंबर पाते थे उसके आधार पर मेडिकल में प्रवेश मिल जाता था। लेकिन नीट परीक्षा जब से आई, ये हुआ कि नीट परीक्षा होगी, तब से तमिलनाडु में इसका विरोध लगातार जारी है, और S अनीता की आत्महत्या के बाद वो इस विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बन गई और समूचे प्रदेश में समय समय पर इसका विरोध प्रदर्शन तब से शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। ये भारतवर्ष का इकलौता विरोध प्रदर्शन है जो शिक्षा को लेकर चल रहा है, और पूरी प्रमुखता से इसका विरोध भी किया जा रहा है। 2019 में 3 लड़कियों ने भी आत्महत्या कर लिया, क्योंकि वो नीट परीक्षा पास नहीं कर सके। अब तक 15 छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जिन्होंने नीट परीक्षा पास न करने के चलते उन्होंने आत्महत्या कर लिया। S अनीता के माता पिता बताते हैं कि उनके 3 पुत्रियां हैं, कोई भी पुत्री उनकी कॉलेज तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन S अनीता पढ़ने में अच्छी थी, कॉलेज तक पहुंची और उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के वो समाज की और देश की सेवा कर सके। वो अक्सर अपने माता पिता से कहती हुई थी कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन जब नीट परीक्षा दे के आई
उसी समय उसने अपने माता पिता से कहा कि वो नीट परीक्षा पार नहीं कर सकती है और वो जीना भी नहीं चाहती, अगर पास नहीं हो तो वो जीना भी नहीं चाहती। हालांकि माता पिता के अनुसार उन्होंने काफ़ी समझाया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो गई तो उसने आत्महत्या कर लिया। आज एस अनीता के साथ साथ अन्य छात्र छात्राएँ जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, उनको लेकर विरोध प्रदर्शन तमिलनाडु में लगातार जारी है। इस लगातार बढ़ते आत्महत्या को देखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी आम छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से अपील भी किया कि सिर्फ परीक्षा तक ही उनकी ज़िंदगी सीमित नहीं है, उसके आगे भी ज़िंदगी है। और इसके लिए उन्होंने 1 लाख से अधिक जगह जगह पे काउंसिल केंद्र खोल दिया, सेंटर खोल दिया, जहाँ पे नीट परीक्षा में प्रवेश के लिए बैठने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं वो उनकी काउंसलिंग हो सके, वो अपनी समस्याएं बता सकें। और उनका जो राज्य सरकार है उसका इरादा भी ये है कि हर छात्र तक वो इस सेंटर के माध्यम से पहुंच सके। बहरहाल जो मौजूदा समय में वहाँ के हालात हैं, जो वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे एक आम बात ये फैल चुकी है, उनके जहनों में बैठ चुकी है कि नीट परीक्षा सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है। और चूँकि भारी भरकम फीस गरीब कोचिंग में नहीं दे सकते, इस वजह से अब गरीब बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। इसी वजह से तमिलनाडु सरकार ने इस बिल को पास कराया है। लेकिन क्या उसे केंद्र सरकार से या राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाएगी, ये एक बहुत कठिन सवाल बना हुआ है। हालांकि 2015 में जब भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार का जब विधान परिषद में उसकी बहुमत नहीं थी, उस समय इस बिल को जब गिरा दिया गया तो उस समय अरुण जेटली ने कहा था कि राज्य सरकारों से अपील किया था कि वे इस बिल को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने विधानसभा में पारित कराएं, जिससे कि उसको केंद्र सरकार को दें तो केंद्र सरकार उसको पास कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विधानसभा में पारित हो जाता है तो केंद्र सरकार उसको अनुमति दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल आता नज़र नहीं आ रहा। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि बीते दिनों हुई जब जो नागरिकता कानून है या कृषि कानून है, इसके विरोध में भी कई राज्यों ने बिल पास कराया विधानसभा में, लेकिन केंद्र सरकार से पारित नहीं हो सका है। नीट परीक्षा को लेकर अन्य राज्यों में तो बहरहाल अभी इसका विरोध नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध जो हो रहा है वो तमिलनाडु में ही हो रहा है। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है क्योंकि इंटरमीडिएट के नंबर के आधार पर ही मेडिकल में प्रवेश छात्र छात्राओं को मिल जाता था और गरीब जो छात्र छात्राएँ हैं वो भारी भरकम फीस ना देकर आराम के साथ वो डॉक्टर बन जाते थे। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो अपना सर्च किया और सर्वे करने के पश्चात उसने टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2019 में एक सर्वे के मुताबिक उसके कि तमिलनाडु में ही लगभग 1000 से अधिक ऐसी कोचिंग संस्थानें खुल गई हैं जहां पे लाखों रुपए लेकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा साल्वर गिरोह भी काफ़ी सक्रिय हो गया और वो पैसे लेकर साल्व करने लगा, जिसकी वजह से भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राएँ हैं उनको प्रवेश नहीं मिल पाया। बीते दिनों ही बनारस में साल्वर गिरोह को पकड़ा गया था, जो ख़ासतौर से एक लड़की जिसका नाम था जूही था और उसकी माँ दोनों को गिरफ्तार किया गया। जो BHU में जा रहे थे, एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी वो लड़की दूसरे के स्थान पर, और मालूम हुआ था कि 5 लाख रुपया उसने लिया था और 5 लाख रुपए के बदले वो दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने जा रहे थे। तो ये तो 1-2 खाली उदाहरण मात्र हैं। पूरे देश में अक्सर ऐसा होता है कि जब परीक्षाएं इस प्रकार की होती हैं तो साल्वर गिरोह सक्रिय हो जाता है और भारी भरकम पैसा लेकर उसके अपने जो गिरोह के सदस्य होते हैं वो परीक्षा में बैठते हैं, दूसरे का स्थान पर बैठते हैं और परीक्षा देते हैं और पास हो जाते हैं। ये चीज़ गरीब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके पास चूँकि धन नहीं होता, पैसा नहीं होता, इस वजह से वो ऐसे साल्वर गिरोह के चंगुल में नहीं आ पाते, उनको पैसा नहीं दे पाते हैं या भारी भरकम फीस देकर कोचिंग भी नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से वो इस प्रकार की परीक्षाओं को पास भी नहीं कर पाते हैं। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि तमिलनाडु सरकार ने जो बिल पारित कराया है उस पर केंद्र सरकार के राष्ट्रपति की मोहर लगती है या नहीं, या नीट परीक्षा को लेकर जो विरोध प्रदर्शन अब शुरू हुआ है तमिलनाडु से और अन्य राज्यों में भी अब इस प्रकार का विरोध होने लगा है। अब इसका इस विरोध का कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि राजनीति से के क्षेत्र से है। अभी आपने देखा होगा कि एक दिन पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया। इनका ये इस्तीफ़ा ऐन विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, उसके पहले उनका इस्तीफ़ा दिया जाना कांग्रेस के लिए कितना लाभदायक होगा, कितना हानिकारक होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि एक तरफ जहां पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के बीच में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, दोनों एक दूसरे पे छींटाकशी भी, तनातनी भी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा देने के बाद आरोप भी लगाया कि इससे नवजोत सिंह सिद्धू के जो करीबी हैं उनका संबंध पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा है, उनसे निकटता बहुत ज़्यादा है। अब आने वाला समय ये बताएगा कि इस प्रकार के जो उठापटक है इसका लाभ किसको मिलता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा भी किया है कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से आम आदमी की सरकार वहां पर बनेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा भी था और अच्छे प्रतिशत वोट उसको मिले थे। अब ये आने वाले विधानसभाओं में पता चल सकेगा, जब परिणाम सामने आएगा तभी मालूम होगा कि किसको सफलता मिलती है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है श्रोमणी अकाली दल पे भी और कांग्रेस पर भी कि जो किसान बिल को लेकर आज कांग्रेस, पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है या जो अकाली दल है, श्रोमणी अकाली दल है, ये जो अब विरोध कर रहे हैं इसको आम आदमी पार्टी महज नाटक बता रहा है। उनका कहना है, संजय सिंह ने दावा किया है कि जिस समय ये बिल बन रहा था, इसकी ड्राफ्टिंग हो रही थी, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को और अकाली दल जो कि उस समय भाजपा की सहयोगी थी और वहाँ पे पंजाब में सरकार भी बनी थी दोनों के सहयोग से, इन सबको जानकारी थी। उस समय इन लोगों ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, तो अब इस प्रकार का नाटक क्यों हो रहा है, ये सीधे सीधे आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक उठक पटक बढ़ गई है। अभी बीते दिनों ही समाजवादी पार्टी ने महान दल के साथ महारैली किया और उसमें दावा किया कि आने वाला दिन अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस लिया है और उसकी नज़र बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर लग गई है और पूरा जो फोकस है वो यही है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सामने आए। जो जगह जगह होर्डिंग लग रही है प्रदेश सरकार के सफलताओं का बढ़ा चढ़ा के दिखाया भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में तेज़ी से विकास हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा भी कि जिस प्रकार से दावा किया जाए तो उससे तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी ज़बरदस्त विकास किया है, वहाँ की ममता दीदी तो बेकार हैं। बहरहाल जो भी होना है वो तो 2022 के चुनाव में ही सामने आएगा कि किसकी सरकार बनती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।